लीनियर। अब आप 3 पे आइए। अब आप 3 ऑर्बिटल को स्पेस में लाइए। देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे तो आप बहुत अच्छा समझ नहीं पाओगे। 3 ऑर्बिटल को स्पेस में लाइए। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम हम उनको, जब हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल थे तो 180 मैक्सिमम था। अब जब 3 ऑर्बिटल होंगे तो मैक्सिमम हमारे पास होगा 120। इसका मतलब उन तीनों ऑर्बिटल को हम इसी तरह से रख सकते हैं। भाई इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो बताइए इस शेप को क्या बोला जाएगा? ज्योमेट्री को ट्राइगोनल प्लेनर। लिख लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। फिर आइए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल लिया तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। अब बताइए उनमें मैक्सिमम क्या करें हम? देखिए अब हमारे पास ये बन चुका है। देखिए अब हम ज्योमेट्री को 2D से 3D में लाएंगे। तो ये देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर बना था। अब हम एक ऑर्बिटल जो बचा है उसको ऐसे रख देंगे, इस तरह से। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो देखिए, ये तीनों लाइनें यहीं पे हैं जो आपको दिख रही है ना, ये एंगल, ये वाला, ये लाइन। तो ये जो एंगल बन जाएगा ये 109 डिग्री 28 मिनट बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल। तो जहाँ टेट्राहेड्रल लिखिएगा वहाँ 3D लिखिएगा ब्रैकेट में, 3D। लिख लिया टेट्राहेड्रल। ठीक, हम बना देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए ये क्या है बताइए? ये कौन सा ज्योमेट्री है? लीनियर। ये कौन सी है? टेट्राहेड्रल। बीच में एक और आया होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, वो भी बना देते हैं ना। बाद में भी लास्ट में आप इसी कॉपी में नीचे बना लीजिएगा। 120 है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल। 3 भुजाएं हैं और क्या है? ये प्लेनर है। क्लियर? ये टेट्राहेड्रल है। अब चलिए और नीचे आइए। अभी बाद में ये सब बना लीजिएगा एक साथ, खाली लिखते जाइए। कितने ऑर्बिटल हो गए? 4। अब 5 हो गए। 4 हो गए, खत्म। 1 2 3 4 हो गया ना। अब 5 ऑर्बिटल हैं। तो 5 ऑर्बिटल को जब हम अरेंज करते हैं स्पेस में मिनिमम रिपल्शन के लिए, तो अरेंजमेंट बनता है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। बनाइए। देखिए अभी 4 था ना, अब 5वां आएगा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ट्राइगोनल बाईपिरामिडल लिखा, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल बन गया। कैसे बनेगा देखिए, आप रटिएगा नहीं बेटा। देखिए दिस इज ट्राइगोनल, ये यहाँ से हमने कॉपी किया है। ये क्या है? ट्राइगोनल है। अब ये प्लेन में है तो 2D अगर हमारा बोर्ड है तो 3 ही लाइन बन सकती हैं, बन चुकी हैं। अब हम इस बोर्ड को ऐसे करेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो देखिए एक जो लाइन है वो यहाँ होगी और एक लाइन यहाँ होगी। तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। जितनी भी लाइन ज्योमेट्री में डॉटेड बनाई जाए, इसका मतलब वो लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है। क्लियर हो रही बात? चलिए, परपेंडिकुलर है या उसके ऊपर या नीचे है किसी भी एंगल पे, मतलब उस प्लेन में नहीं है। ये लाइन इस लाइन के प्लेन में है, ये लाइन इस लाइन के प्लेन में है, लेकिन ये लाइन इन तीनों लाइनों के प्लेन में नहीं है। क्लियर? तो अब जरा सा गौर से अगर आप देखिए तो यहाँ 180 डिग्री का एक बॉन्ड एंगल ही बनेगा एक कार्बन पे। चाहे आप इन 2 ही लाइन हैं तो कैसे भी मेजर करोगे तो एक ही एंगल तो बनेगा 2 लाइन में। लेकिन लाइन अगर 3 हो जाएगी, गौर से देखो, तो यहाँ भी मेजर कर सकते हैं इन 2 लाइन में। इन 2 लाइन में देखो डिफरेंट हो गया ना, ये दोनों लाइनें बदल गई हैं। अब ये लाइन और ये लाइन देखो, तो बताओ कितने एंगल बन सकते हैं? 3। इसका मतलब जब 180 बनेगा लीनियर में तो हमेशा एक ही एंगल बनेगा। तो क्या यहाँ लिख दें, ये तुम समझ जाओगे 1। और ये जब 120 बनेगा तब कितना बनेगा? 3 बनेगा। क्लियर है ना? अब यहाँ आ जाओ 190 पे, तो देखो 1 2 और 3 बना। और ये जो लाइन है यहाँ पे है ना, तो ये लाइन भी तो इन तीनों से एक एक एंगल बनाएगी। तो इसका मतलब इन एंगल की संख्या कितनी होगी? 6 होगी। क्लियर हो गया? अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए आप,
सबसे पहले हमें बताइए जो पुराना एंगल आपका देखा हुआ है क्या है, ये 120 है। क्लियर है? तो 3 बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री के बन गए, 3 बॉन्ड एंगल। अब गौर से देखिए, ये जो लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये लाइन इन लाइनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 1 2 3 और ये लाइन फिर 3, तो 3 3 6, तो 90 डिग्री के 6 बॉन्ड एंगल बनेंगे। नहीं समझ पा रहे हो? बने? अब देखो, ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी ना, तो इसका मतलब इनके बीच में एंगल 180 बनेगा। तो बताओ, जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होगी sp3d में, तो कुल कितने प्रकार के बॉन्ड एंगल बनेंगे? 3 प्रकार के, 90 डिग्री के 6, 120 के 3 और 180 का 1 बॉन्ड एंगल बना लीजिए। नीचे बनाते जाइए। बन गया भैया? अब थोड़ा सा देखिए, अब हमारे पास एक ऑर्बिटल और बढ़ रहा है। बनाने के बाद आगे देखिए टेबल में एक ऑर्बिटल और बढ़ रहा है, क्या है नाम उसका? sp3d2। अब ऑर्बिटल की संख्या हो गई है 6, इसका मतलब एक लाइन और बढ़ानी है हमें ना। तो वहाँ लिखिए शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीज़ें हैं, आगे आपको समझाएंगे। ऑक्टाहेड्रल क्लियर हो गया? अब हम ऑक्टाहेड्रल भी बना के आपको दिखाते हैं, लेकिन जगह की थोड़ी लिमिटेशन है हमारे पास, तो ऑक्टाहेड्रल हम बना के दिखाते हैं। देखिए ये कार्बन एटम है, ये कार्बन है। पहले हम ये 4 लाइनें ड्रॉ करेंगे यहाँ ऐसे, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है ये। और इनके बीच का एंगल कितना होगा जरा हमें चेक करके बताइए? 90 डिग्री। याद ना करिएगा, पूरा सर्कल 360 होगा, तो 90 90 90 90 तभी होगा। तो हो गया, 4 हम 90 पे लगा लेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा। देखिए, ये देखिए, एक लाइन ये होगी, ठीक, और एक लाइन ये होगी, ये। तो ये कार्बन हमारा यहाँ पे आएगा और ये बन गया, ठीक। यहाँ पे C का मतलब कार्बन ना समझिएगा, C का मतलब है सेंट्रल एलिमेंट। ये बात हमने शायद नहीं बताई थी। C का मतलब क्या है? सेंट्रल एलिमेंट, जो सेंट्रल में है वो है ना। हो सकता है ये जिनॉन हो सकता है ब्रोमीन हो, कुछ भी हो सकता है। C फॉर सेंट्रल एलिमेंट, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए 4 लग गया। अभी कितनी वैलेंसी है? 2। अब इस बोर्ड को ऐसे कर लीजिए, कर लिया आपने ऐसे, तो देखिए 2 यहाँ पे। तो बताओ C फॉर क्या है? सेंट्रल एलिमेंट। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको हम लोग बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं इसको? ऑक्टाहेड्रल। बना लीजिए ऑक्टाहेड्रल। ये लाइन ना मिलाइएगा, ये तो हमने ऐसे मिला दिया थोड़ा अच्छा लगने के लिए, आप ऐसे लिखिए ऑक्टाहेड्रल। इसके नीचे क्या लिखना था आपको? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर नीचे 2 पिरामिड लगे हैं ना। पिरामिड क्यों, तुम समझ नहीं पा रहे होगे। ये तो लाइन डायग्रामेटिक है ना, ये तो ऑर्बिटल ऐसा होगा एक्चुअल ना। अरे यार बोलो, ऑर्बिटल का शेप तो ऐसा होगा हाइब्रिडाइज ना, तो बोलो पिरामिड जैसा दिखेगा कि नहीं? और कितने लोब दिखेंगे? यहां दिखेगा, यहां भी दिखेगा, तो बाई पिरामिड हो गया ना। चलो, ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि जिससे आप समझ पाए। जरा यहां एंगल मेजर कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले 90 डिग्री का अगर एंगल इसमें देखें तो देखो 4 यहां पे है अंदर। अरे यार ये वाला, ये 90 डिग्री है कि नहीं? ये 4। और देखो ये वाली लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है,
तो ऊपर से 4, और ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है तो नीचे से 4, तो 4 4 8 4 12। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि 90 डिग्री के अधिकतम बॉन्ड एंगल किस हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं, तो आंसर होगा sp3d2 और उनकी संख्या 12 होगी। क्लियर? और बताओ कोई बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, यहां देखो तो 3 बनता हुआ नजर आ रहा है, 3 बनता हुआ नजर आ रहा भैया। देखो कैसे 3, 1 180, 2 180 और 3 180। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो एक और बचा है, फिर पढ़ाई शुरू की जाए। एक क्या बचा है? sp3d3, वहां लिखो सामने पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। तो पेंटागोनल का मतलब कितनी भुजाएं? 5 भुजाएं। और बाई पिरामिड का मतलब 2 पिरामिड ऊपर नीचे, बिल्कुल इसी तरह। तो जगह की वजह से यहाँ पे C फॉर सेंट्रल एलिमेंट लिखिएगा और इसको 5 लाइनों में डिवाइड कर लीजिए, जैसे बना पाए आप, कोई ऐसा नहीं है वो, ऐसे 5 लाइनों में बना लीजिए। भाई पेंटागोनल का मतलब 5 भुजाएं होंगी ना, 5 भुजाएं बना लीजिए। और जरा हमें एंगल बता दीजिए मेजर करके आप कि क्या एंगल होगा यहाँ, बोलो। 72, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। क्यों भैया 72? क्योंकि 360 डिवाइडेड बाई 5, पूरा सर्कल 360 का, तो 5 से भाग करो तो क्या मिलेगा हमें? 72 मिलेगा। तो ये देखो 72 डिग्री का एंगल मिला। और कितने एंगल बनेंगे? ये 5 बनेंगे, वेरी गुड। और ये देखो पिरामिड बन गया ना, तो इसका नाम क्या रहेगा? पेंटागोनल बाईपिरामिडल। सी से अगर कंफ्यूज होना, कार्बन समझना, तो यहां ई लिख लेना। हमने सी को लिखा है सेंट्रल एलिमेंट। चलो बन गया। तो अब यहां पे पेंटागोनल बाईपिरामिडल पहले लिखो, पेंटागोनल बाईपिरामिडल। पेंटागोनल बाईपिरामिडल। अब बताओ इसमें 72 डिग्री के कितने बॉन्ड एंगल बनेंगे? 5 बनेंगे, साफ दिख रहा है। 180 डिग्री का कितना बनेगा? 1 बनेगा। और 90 डिग्री के कितने बनेंगे? कुछ बोल दो यार, चलो लिख लो, गुड। तो 72 का 5, 90 डिग्री का 10, 180 का 1। तो सारे एंगल क्लियर हो गए। लेकिन अब जो है कंफ्यूजन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो पूरी टेबल कंप्लीट हो गई होगी, ये पूरा कॉपी हो गया होगा। अब इसी में देख लेते हैं। पता चला कि एक कंपाउंड इस हाइब्रिडाइजेशन का आ गया और एक कंपाउंड इस हाइब्रिडाइजेशन का आ गया। आपसे पूछा गया किसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा? बोलिए। एक कंपाउंड इसका आया, एक कंपाउंड इसका। अगर देखिए इसका इसके साथ आता तो आप में से सारे लोग बता देंगे कि सर इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड एंगल बराबर हैं। ये वाला आता तो हम लोग बहुत आराम से, ऑर्गेनिक में कहाँ दिक्कत आती है? सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल sp में, फिर sp2 में, फिर sp3 में। और पहला कॉन्सेप्ट ही बॉन्ड एंगल का था कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज कैरेक्टर। तो जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल बनेगा। तो ये क्लियर था। लेकिन अब सवाल फंस गया हमारा, ये आ गया और ये आ गया। अगर अब इसको हम गलती से इससे मेजर कर दें तो ये वाला ज़्यादा होगा। अरे यार कुछ बोलो। इसको हम इससे मेजर कर दें तो ये वाला ज़्यादा हो जाएगा।
इसको हम इससे मेजर करें तो ये ज़्यादा हो जाएगा। यही सेम कंडीशन यहाँ भी आ रही है। ठीक, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे एक से ज़्यादा बॉन्ड एंगल बन रहे हों तो जिस अरेंजमेंट में, जिस एंगल पे रखी चीज़ में रिपल्शन ज़्यादा हो रहा हो, हमेशा उसी को काउंट करते हैं बॉन्ड एंगल। यहाँ किसको काउंट करेंगे? एक ही है तो 180, यहाँ किसको 120 ऑलवेज, यहाँ किसको 109 डिग्री 28 मिनट। बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री पे रखी चीज़ों में रिपल्शन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 120 एंड 180। इसका मतलब 90 डिग्री पे जो बॉन्ड है इट सफर मोर रिपल्शन। कौन सा बॉन्ड? ये एक्सियल वाला, बोलो। तो यहाँ पे हम हमेशा इस बॉन्ड एंगल को लेके कंपेयर करेंगे। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे आते हैं 90 और 180। बताओ 90 वाले में रिपल्शन ज़्यादा होगा कि 180 वाले में? 90 वाले में। तो यहाँ किसको लेंगे हम? 90 वाले में। यहाँ बताओ किस में रिपल्शन ज़्यादा होगा? रिपल्शन, देखो ये भी नहीं समझ पा रहे हो, रिपल्शन किस में ज़्यादा होगा? जो पास में होगा। लड़ाई किससे होती है? रूममेट से होती है कि तीसरी बिल्डिंग वाले हॉस्टल की लड़की से होती है? रूममेट से होती। बाल किसका पकड़ के लड़ाई होती है? रूममेट से होती है, वो तो बाहर है बेचारी। तो ये देखो यहाँ पे किसको मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे, इसको देखेंगे हम 72 को। अब दूसरी बात पे आते हैं। एक सवाल तो ये क्लियर हो गया कि अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड एंगल बने तो हम उस बॉन्ड एंगल को मानेंगे जिसमें रिपल्शन ज़्यादा है, जो पास पास है। अब देखो यहाँ देखो, कह रहे बताओ इन दोनों में से कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी है कि ये वाली? मेरी तरफ ना देखो बेटा, यहाँ देखो। हाँ, किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? दोनों बॉन्ड लेंथ सेम है। जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा। यहाँ बताओ किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी, ये कि ये कि ये? सेम है। यहाँ पे सेम है क्योंकि सबके बीच का रिपल्शन सेम है। बोलो भैया, सबके बीच का रिपल्शन सेम है, इसलिए क्या है कि बॉन्ड लेंथ सबकी बराबर है। यहां बता दो शेर के बच्चों, क्या ये और ये बॉन्ड लेंथ तीनों आपस में बिल्कुल बराबर होगी कि नहीं? बिल्कुल बराबर होगी क्योंकि रिपल्शन सेम है इनका, 120 120 120। लेकिन बताओ क्या ये वाली बॉन्ड लेंथ और ये वाली बॉन्ड लेंथ सेम होगी? नहीं होगी, क्योंकि दोनों का रिपल्शन क्या है? बराबर नहीं है। जिस पे रिपल्शन ज्यादा होगा वो वाली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बोलो, अगर ये सब लिख लोगे तो याद करके सवाल लग नहीं पाएगा तुम्हारा एक भी, खाली तब रहेगा केमिकल बॉन्डिंग वॉल्यूम 1 कॉपी नंबर 1, फिर कॉपी नंबर 2। इसको देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, तो हमेशा लगा लोगे बड़े बड़े सवाल। देखो, दिस बॉन्ड सफर मोर रिपल्शन एज कंपेयर टू दिस बॉन्ड and that is why this bond length is greater than this bond length। और इसीलिए ट्राइगोनल बाईपिरामिडल की ज्योमेट्री में हम इन बॉन्ड्स को बोलते हैं एक्सियल। कौन सा बॉन्ड? एक्सियल बॉन्ड्स। और इनको बोलते हैं, बताओ इनको क्या कहोगे? इक्वेटोरियल बॉन्ड। इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर? कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, तो हमेशा आंसर क्या होगा कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है। एक्सियल बॉन्ड लेंथ हमेशा ज्यादा होती है किससे? इक्वेटोरियल से, बिकॉज एक्सियल बॉन्ड सफर मोर रिपल्शन। पहला सवाल है एग्जाम्पलर का ये, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड की मजबूती पे भी हम लोग कमेंट कर सकते हैं। कुछ इस पे भी कभी कमेंट किया करो, दूसरों पे तो बहुत करते हो, इस पे करो। बताओ एक्सियल बॉन्ड लेंथ अगर स्लाइटली लार्जर है तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो कमज़ोर होगी। इसका मतलब बॉन्ड बड़ा है लेकिन मजबूती कम है। तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है इसलिए ये बॉन्ड क्या है? इससे कमज़ोर है। इसका मतलब जब ये कभी रिएक्शन करेगा ऐसा मॉलिक्यूल तो यही वाले एटम यहां से रिलीज करेगा पहले। देखो, कह रहे हम पढ़ लेंगे। अब ये सवाल केमिकल इक्विलिब्रियम का आ गया। अब तुम्हें लग रहा केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। देखो, इक्विलिब्रियम में जब जब तुमने PCl5 हीट किया है, जब से हीट कर रहे हो, पढ़ाई हो रही है, PCl3 और Cl2 ही बनता है। तो ये तीनों Cl नहीं टूटती, यही वाली Cl टूट जाती है। बोलो भैया, PCl5 तोड़ा कभी, क्या बनता है? PCl3 + Cl2। तो यही वाली Cl निकलती है एक्सियल वाली, जो कमजोर है बॉन्ड।
बाकी ये PCl3 बना रहता है पूरा। ये क्लियर हो गया। अब बताओ, यहाँ आओ, ये कौन सा शेप था, देखो लिखा नहीं यहाँ, कौन है अपना ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये लिखा। अब इसको देखो, कह रहे हैं ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी कि ये वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी। कितना बड़ा सवाल है ये, देखो चेक करो, ये बड़ा कि ये बड़ा, एक्सियल बड़ा कि इक्वेटोरियल बड़ा। जो बता देगा इसका मतलब है वो फिर अपने आप में नमूना, बोलो सेम होगा। यस, देखो ये बच्चे पढ़े हुए हैं ना, और रटने वाले लोगों को बस का है ही नहीं ये सब बेटा, वो झेल ही नहीं पाएगा ये सब, वो तो ऐसे ही अपना देखो सेम, क्योंकि जितना रिपल्शन इस पे लग रहा है उतना ही रिपल्शन इस पे भी लग रहा है। ये भी एंगल 90 है और ये भी एंगल 90 है। इसका मतलब यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल नामक चिड़िया नहीं होगी। भाई साहब बोलिए, यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल नामक नहीं होगा, क्योंकि बोथ बॉन्ड सफर सेम रिपल्शन। इसका मतलब बोथ बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। इसका मतलब यहां एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है भैया? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं, जाने देते हैं। यहां आओ, क्या यहां एक्सियल और इक्वेटोरियल होगा? समझ रहे होगे तो मजा आ रहा होगा, और नहीं समझोगे तो फिर वही रहेगा, फिर नोट बना के बताओ। यहां एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होगा, यहां होगा क्योंकि रिपल्शन में फर्क आ रहा। यहां बताओ, यहां एक्सियल इक्वेटोरियल होगा क्योंकि दोनों बॉन्ड में रिपल्शन का मैग्नीट्यूड में फर्क है। यहां 90 डिग्री का रिपल्शन है और यहां 72 का है, तो बताओ ज्यादा रिपल्शन कहां है? कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार। ज्यादा रिपल्शन कहां होगा? इक्वेटोरियल पे, जहां कम है ये। इसका मतलब यहां भी ये बॉन्ड लेंथ क्या है भैया, इसको ना समझना क्योंकि जगह थोड़ी कम है उसमें कैमरे में ना, इसको ना समझना, हम इसको बता रहे हैं। ये कौन सी है? एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, बेल नहीं बेटा, बॉन्ड लेंथ। और ये वाला क्या है बताओ? ये वाला क्या है? ये क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है। बोलो बात सही कि नहीं? तो हमेशा ध्यान रखना यहां ये वाला बड़ा होगा। अरे क्योंकि इट सफर मोर रिपल्शन ड्यू टू 72 डिग्री बॉन्ड एंगल। तो बताओ कहां कहां एक्सियल इक्वेटोरियल होगा? पहले तो यही क्लियर कर लें आज। sp3d में और sp3d3 में। sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इक्वेटोरियल से, और sp3d3 में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एक्सियल से। क्लियर? ठीक। जगह अगर हो तो लिख लेना, अभी आगे हम पढ़ाएंगे तो लिखवाएंगे फिर से। अब ये पूरा मेरे ख्याल से कंप्लीट है, आप इसको देख लीजिए एक बार, पूरा देख लीजिए कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा बॉन्ड है, कहाँ पे एक्सियल है, कहाँ इक्वेटोरियल है। बताओ सबसे ज़्यादा 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कहाँ होते हैं? sp3d3 में, गलत जवाब होगा। sp3d2 में सही जवाब होगा। कितने? 12। कहाँ पे एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती इक्वेटोरियल से? sp3d में। ठीक, हाँ। अब कुछ लोग जो है उसको याद कर लेते हैं, नोट्स बनाया रट लिया, sp3d आएगा तो हम एक्सियल को ज़्यादा बता देंगे इक्वेटोरियल से, sp3d आएगा तो हम एक्सियल को ज़्यादा बता देंगे इक्वेटोरियल से। नो, नॉट ऑलवेज। तब एक्सियल बड़ा होगा इक्वेटोरियल से जब दोनों बॉन्ड हो उसमें, जब दोनों बॉन्ड इसमें हो तब एक्सियल बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। सपोज करो कि हमने एग्जाम्पल ही ले लिया XCF2, XCF2 हमने ले लिया, तो यहां जीनॉन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां तो लोन पेयर आ गए। इसका मतलब अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब यहां पे इक्वेटोरियल पे बॉन्ड है ही नहीं कोई एटम, अब क्या लगे हैं? यहां लोन पेयर। इसका मतलब जब इस पे भी बॉन्ड बना हो, एटम हो, और यहां भी एटम हो, तब ये डिफरेंस आएगा कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी इक्वेटोरियल से। अभी आगे एग्जांपल लेके आपको हम बताएंगे। अगर इतना छप गया हो तो आगे पढ़ाई शुरू की जाए। छप गया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखिए। ये एक सवाल 2 दिन चलेगा, लिखिए। सर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जितना लिखा है बोर्ड पे भी? एक्सियल इक्वेटोरियल सब समझ में आ गया है ना? हाँ, चलो एक सवाल लिखिए। वहाँ एग्ज़ाम में
3-3, 4-4 स्पेसीज गिवन होती हैं, कहते हैं कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड द बॉन्ड एंगल, फाइंड द ज्योमेट्री, इस तरह का सवाल होता है। तो वही एक क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इन गिवन स्पेसीज, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इन गिवन स्पेसीज। ठीक है, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन को बताना है। देखिए, तो थोड़ा पहले आप ये समझ लीजिए कि पहले हमें उन ऑर्बिटल्स को लाना है जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखिए, हम सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट को लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, अभी लिखा था, जब ऑक्टेट रूल पढ़ाया होगा तो भी लिखा होगा। अब हम यहाँ ये आपसे चाहते हैं कि आप हमें बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आप बता दोगे इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो देखिए, लिथियम में क्या होगा, 1s2 2s1, तो 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको दो ना समझिएगा, ये आई का वो बनाया है। ठीक, बेरिलियम में 1s2 2s2, इसका मतलब इसके पास बाहर दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक, बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, इसका मतलब नाइट्रोजन अगर कहीं 3 बॉन्ड बनाएगा तो एक लोन पेयर होगा उसके पास ना। ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, कुछ बोलो, 6, इसका मतलब 2 बॉन्ड अगर इसने बनाया तो 2 लोन पेयर होंगे। और फ्लोरीन के अंदर, बोलना ना कुछ भैया, 7 होगा, इसका मतलब अगर इसने HF बनाया तो फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होगा। और ये जो नियॉन है या कोई भी नोबल गैस है इसके बाद की, उस पे हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होगा। हमने हीलियम की चर्चा इसलिए नहीं की कि उसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, और हम लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि हीलियम, नियॉन, आर्गन कभी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते। कंपाउंड का फॉर्मेशन शुरू होता है क्रिप्टन से और जाके रुक जाता है जिनॉन पे, इसलिए नहीं लिखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें नियॉन की, नियॉन के बाद आएगा आर्गन, तो देखिए यहाँ भी यही होगा। अपने काम का दोनों नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल इनर्ट है, कंपाउंड नहीं बनाते। इनर्ट समझते हो आप? ठीक, इसके बाद आएगा क्रिप्टन, 8 इलेक्ट्रॉन है, काम का है, KrF2 बनता है। लेकिन अपने सबसे काम का ये है, कौन? जिनॉन। बहुत सारे कंपाउंड जिनॉन बनाता है। तो बताओ, जहां भी जिनॉन आएगा वहां क्या मानोगे? उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें आना चाहिए। बताओ, फ्लोरीन के नीचे कौन आएगा? क्लोरीन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेना? बताओ, ब्रोमीन आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन ले लेना? 7। इसीलिए इतना लिख के छोड़ दिया है। अब आगे तुम डिसाइड करना कि सल्फर आएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लेना? 6 ही लेना भैया। फास्फोरस आएगा तो 5 लेना, सिलिकॉन आएगा तो 4 लेना। क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, लिख लो। तो पूरा नहीं लिखना है, इतना नोट कर लो, बाकी एज इट इज रहेगा। इसके नीचे 5 इलेक्ट्रॉन वाले लोग आएंगे, यहां 6 वाले लोग, और यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, अगर आप गौर से देखिए तो ये ग्रुप नंबर है। बोलिए, है कि नहीं? ये ग्रुप कौन सा है? फर्स्ट है। ये देखिए क्या है? सेकंड है। अब यहां से देखिए बीच में डी ब्लॉक के 10 ग्रुप आ गए, तो 10 जोड़ दीजिए तो 10, और बोरान क्या हो गया? 3, तो 10 और 3 13। अरे देखो, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, तो ग्रुप थर्ड इसको होना चाहिए, लेकिन इसके और इसके बीच में 10 डी ब्लॉक के ग्रुप हैं, तो ये ग्रुप हो गया 13, 14, 15, 16, 17 और 18, और पीरियोडिक टेबल खत्म हो गई यहां पे।
ये जो लिखा है हमने ये सेंट्रल एलिमेंट है, जो सी लिखा था सब पे, ये लोग वो हैं, सी फॉर सेंट्रल एलिमेंट। अब जो सराउंडिंग एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली क्या रहते हैं, ये रहते हैं, क्योंकि इनकी सेंट्रल एलिमेंट बनने का कुछ है ही नहीं, इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन होता है। तो अगर हाइड्रोजन कहीं पे सराउंडिंग एलिमेंट हुआ तो आप ये समझिएगा कि ये मोनोवैलेंट है। क्या है ये? मोनोवैलेंट है। जिस पार्टी के साथ जुड़ेगा उसका एक ही इलेक्ट्रॉन यूज करेगा ना। तो जैसे मान लो हमने कहा कि यहां हमें हाइड्रोजन 3 जोड़ दिए, कितने? 3, तो हाइड्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा खाली। बोलो तीनों हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना तो एक लोन पेयर आएगा। ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ा, वाटर बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 ये लोन पेयर बच गए। ऐसे करना ना। तो ये क्या लिखा बताओ, गलत है कि हैलोजन? हैलोजन। तो ये जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मोनोवैलेंट सराउंडिंग एटम। एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाते हैं, मोनोवैलेंट। ठीक। अगर कहीं ये आ गए ये, तो इनका एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो इनके पास बाहरी कक्षा में 6 हैं, तो इनको 2 चाहिए होगा तब ये स्टेबल होंगे। तो अगर कहीं ये सराउंडिंग एलिमेंट हो गए, सपोज करो XeO3 ना, तो हमेशा ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे डाईवैलेंट। तो बताओ ये सराउंडिंग एलिमेंट है ना, और ये जो ऊपर लिखा है ये सब क्या है? सेंट्रल एलिमेंट है। तो सेंट्रल और सराउंडिंग में फर्क हो गया। ठीक। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? देखो, जितना ये एटम से ये लोग जुड़ जाएंगे उसको हम बोलेंगे बॉन्ड ना। तो ये हाइड्रोजन यहां के जुड़ा, देखो ऐसे ऐसे, यहां के जुड़ा, यहां के जुड़ा और यहां के जुड़ा, तो एक अपना लाया है ना, लाया है ना अपना। तो देखो ये बॉन्ड बन गया, मेरी बात समझना, बॉन्ड बन गया। तो हम कहेंगे कार्बन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं। क्लियर? एंड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। तो हम ये कहेंगे कार्बन के पास 4 सिग्मा है। बताओ कौन सी बात सही है? दोनों सही है। इसका मतलब बॉन्ड पेयर हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक। हमने कहा नाइट्रोजन के साथ हम 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे आज, मन कर रहा 3 हाइड्रोजन जोड़ दें, तो एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा और एक यहां जुड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे? अमोनिया के पास 3 बॉन्ड पेयर है, या 3 सिग्मा है और एक लोन पेयर है। क्लियर हो रही बात? एक लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर हम देख सकते हैं। चलो नीचे लिखो, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू क्या? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर हमेशा कंपाउंड में बेटा लिखा रहता है, वहां तुम काबिल ना बन जाना, वो लिखा रहेगा पेपर में, अभी हम बता रहे हैं, तुम ना गिनने लगना। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ब्रैकेट में लिखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक ही बात है दोनों, प्लस अगर है तब क्या? नंबर ऑफ लोन पेयर। तो सारे पेयर जुड़ जाएंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक। चलो अच्छा देखें, देखो कोई अब कुछ लिखेगा नहीं कॉपी में। देखो BeCl2 आया, कह रहे बेरिलियम जो सेंट्रल एलिमेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें आना चाहिए कि ये जो लिखा है यही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। क्या है ये?
बॉन्ड पेयर है। तो बताओ इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2। और बेरिलियम के पास अपने पास 2 ही तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों खर्च हो गए बॉन्ड पेयर में। इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं है। तो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ना कोई फार्मूला लगाना, ना पेन कॉपी का इस्तेमाल करना। कंपाउंड कितना भी बड़ा लिखा हो, आंखों से देखना, अगर एक आंख गड़बड़ हो तो एक ही से दिख जाएगा। समझ रहे हो? चश्मा खो जाए तब भी दिख रहा है। कहीं कोई फार्मूला या वो कि इज इक्वल टू हाफ माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिर माइनस हाफ पता नहीं क्या क्या, ये सब नहीं। ये सब उनके लिए है जो समझ नहीं पाते चीज़ों को, उनको कुछ कहते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं बोल रहे हैं, बाद में बताएंगे। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है आपको। इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए? 2 बॉन्ड पेयर। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 2। इसका मतलब लोन पेयर नहीं है। इसका मतलब इसमें बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp है, शेप लीनियर होगा, बॉन्ड एंगल 180 का होगा और एक बॉन्ड एंगल बनेगा। क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको? मिल रही ना? फिर आप एग्जाम देने के लिए चले गए, ये आ गया। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। जो हम स्टेप बता रहे हैं उसी को देखना है। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 3। 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप के लोगों के बीच में होते हैं, इसका मतलब लोन पेयर नहीं है। जैसे ही देखा आंसर इज sp2, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होगा, 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा और उसकी संख्या 3 होगी। बोलो भैया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे पहुंचे, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड आ गया, SiH4। कितने बॉन्ड पेयर? 4 बॉन्ड पेयर। कोई दिक्कत? इसके पास वैलेंस सेल में कितने थे? 4। इसका मतलब कोई लोन पेयर नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होगा और 6 बनेगा। बोलो, चले गए एग्जाम देने, PCl5 आ गया वहां। कितने बॉन्ड पेयर हैं? 5। नाइट्रोजन के नीचे का एलिमेंट है, वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 5 ही बॉन्ड पेयर है। आंसर हो गया sp3d, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कोई फार्मूला हम कहीं इस्तेमाल करें तो बता देना हमें, ठीक। अब यहाँ पे 3 प्रकार के बॉन्ड एंगल होंगे, अगर इमेजिन करो 120 के 3 ट्राइगोनल तब बनेगा। 2 पिरामिड बनेंगे तो 690 डिग्री का बनेगा, दोनों पिरामिड के बीच में 180 बनेगा, लेकिन हम काउंट करेंगे 90 डिग्री को। आ गया एग्जाम में SF6, जा रहे थे रास्ते में थे, सल्फर के पास कुल बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 ही बॉन्ड पेयर बना रहा है, इसका मतलब sp3d2 है। स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। 2 तरह के बॉन्ड एंगल बनेंगे, 90 डिग्री के 12 और 180 के 3। किसको काउंट करेंगे? 90 डिग्री को। ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। रास्ते में किसी ने कहा कि क्या IF7 के बारे में कुछ बता दोगे? कुछ बोलो, बता देंगे। हैलोजन फैमिली का मेंबर है, बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 बॉन्ड पेयर बना लिया, इसका मतलब लोन पेयर नामक कोई चीज नहीं बची। sp3d3 है, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल नहीं पेंटागोनल। हाँ, आना न जाना। पेंटागोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल। भैया थोड़ी सी बात समझना, जितने हमने एग्जाम्पल लिए हैं इसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है। आप चेक कर लीजिए, जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो तो स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होता है और हम बोलते हैं कि इसकी ज्योमेट्री रेगुलर ज्योमेट्री है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि इनमें से किस पेयर की ज्योमेट्री रेगुलर है, तो इसका मतलब जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना हो। तो ये सब क्या है बच्चों? रेगुलर ज्योमेट्री है। बताओ, जल्दी से बताओ, इसी में अगर हम चाहें, इसी में हम चाहें तो इस प्लेनर को वी शेप कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर वो हो जाएगा इर्रेगुलर ज्योमेट्री एंड दैट इज कॉल्ड शेप। क्लियर हो रही बात? जो इर्रेगुलर ज्योमेट्री हो गई उसका नाम क्या पड़ गया? शेप। तो बताओ यहां पे ये ज्योमेट्री है कि ये शेप है?
ये दोनों है पगलों, क्योंकि यहां लोन पेयर हो ही नहीं सकता। तो यही ज्योमेट्री भी है और यही शेप भी है, लेकिन यहां ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीजें हो जाएंगी जब यहां लोन पेयर आने लगे। उदाहरण स्वरूप SnCl2 आ गया एग्जाम में। अब टिन कहां पे है, देखो अब कैसे देख रहे टिन कहां पे होगा, टिन 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 कहां पे होगा, कार्बन के नीचे। तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ही ने बॉन्ड पेयर बनाया, इसका मतलब यहां एक लोन पेयर है। तो 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, लेकिन ज्योमेट्री प्लेनर होगी, लेकिन इसका जो शेप है वो डिस्टॉर्टेड होगा और उसको हम बोलेंगे वी शेप। क्यों डिस्टॉर्शन हुआ, यही अगला मुद्दा है। तो आज हम सिर्फ आपको एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, बस एक खाली। हमें नहीं लगता कि इसको लिखने की कोई ज़रूरत है आपको। क्या आपको लगता है? नहीं ना? तो खाली एक हाइब्रिडाइजेशन आज आप हेडिंग डालिए। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे? पहला, सिर्फ sp, एक हाइब्रिडाइजेशन बस। इसको जाने दो, ठीक है, ये सब अभी आएगा, परेशान ना हो। ये तो ये इसलिए बताया कि थोड़ा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बढ़ जाए कि हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, इस तरह का मामला हो जाए। तो कॉपी में हेडिंग डालो sp हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर वाले से इसको शिकायत थी, सबको होती है शिकायत कि ये हमको नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ऊपर वाले ने कहा है कि सबको हर चीज़ हम नहीं देते हैं ना। तो इनको भी शिकायत थी, ये भी गए वहाँ SP साहब, इन्होंने कहा कि देखो सबकी ज्योमेट्री को तुम किसी को ट्राइगोनल, किसी को पेंटागोनल कहते हो, हमारे बारे में कुछ नहीं बोला कभी आपने। तो ऊपर वाले ने कहा जाओ तुमको डाइगोनल कहा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास 2 ही भुजाएं हैं, समझ ही नहीं पा रहे हो तुम। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को ऑब्लिक करके लिखो डाइगोनल हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा आपकी किताब कह रही है। अपनी किताब समझते हो ना? हाँ चलो, sp हाइब्रिडाइजेशन ऑब्लिक करके क्या लिख लोगे? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन लिख लिया। अच्छा बताओ डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन होगा कब? कब होगा? कोई एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा है ऐसा? देखो डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कब होगा? sp के नीचे लिखो, जहां sp हेडिंग में लिखा है sp हाइब्रिडाइजेशन, वहां नीचे लिखो ऐसे एरो बना के। क्या होना चाहिए? 2 बॉन्ड पेयर होना चाहिए, तभी बनेगा ये। 2 बॉन्ड पेयर होगा, पहली बात। 2 बॉन्ड पेयर होगा तो तुम इसको ऐसे ही लगा सकते हो, ऐसे ही लगा सकते हो। कैसे? लीनियरली। और उनके दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा? 180, और उसकी संख्या कितनी होगी? 1। एक इंपॉर्टेंट बात आप सीख गए कि जब भी कहीं sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक। अच्छा, लीनियर शेप होने की वजह से क्या होता है ये पता तुम्हें? देखो जब लीनियर शेप होगा तो ये जैसे बेरिलियम हमने बनाया, अभी यहाँ लिखना है बेटे, हमने बेरिलियम बनाया तो एक Cl हमने यहाँ लगाया और एक Cl हमने यहाँ लगाया, ठीक। तो आगे हम इसी में पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी। तो देखो जितना डाइपोल, जितना बॉन्ड का मोमेंट, जो बॉन्ड का डाइपोल होता है उसको बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। तो जितना बॉन्ड का मोमेंट इसका है उतना ही बॉन्ड का मोमेंट इसका भी है, और दोनों की दिशा अपोजिट है। दिशा समझते हो डाइपोल की? फ्रॉम लीना टू मीना, फ्रॉम लीना टू मीना, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो देखो इधर होगी डायरेक्शन और इधर डायरेक्शन होगी, तो मैग्नीट्यूड सेम 2 वेक्टर का और उनकी डायरेक्शन अपोजिट, तो रिजल्टेंट क्या होगा? 0। इसका मतलब अगर ये वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा और कंपाउंड सिमेट्रिकल होगा, ये नहीं कि यहाँ Cl लिखा है वहाँ Br लिखा है और 0 बता के चले आए, तो गलत हो जाएगा। अगर ये क्या हो? सिमेट्रिकल हो, दोनों सेम हो, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। म्यू क्या है? डाइपोल मोमेंट। वो म्याऊ है, जो बिल्ली बोलती है वो म्याऊ है, ये म्यू लिखा हमने, ठीक। चलो उदाहरण स्वरूप फॉर एग्जाम्पल ये लिखेंगे BeCl2। बताओ ये एंगल कितना है? 180 डिग्री का। वेरी गुड।
तो इसका म्यू 0 हो गया है। लेकिन अगर यही एक Cl और एक F ले लें तब 0 नहीं होगा ना, क्योंकि देखो इसमें एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएगा। ये डाइपोल मोमेंट जो है ना बच्चों, ये ऑर्बिटल मोमेंट या बॉन्ड मोमेंट क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखो जितना ये μ1 है उतना ये μ2 भी है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या होगा 0। फिजिक्स में वेक्टर हो चुका होगा कि चल रहा है अभी, हो गया वेक्टर हो गया। तो कौन से डी में है अभी, 1D 2D दोनों हो गया। चैप्टर सब क्लियर है, कौन कौन सा चैप्टर होता है, ठीक, गुड। दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। देखो आज एक ही हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, जैसे खत्म होगा छुट्टी हो जाएगी। जिंक क्लोराइड ये ले लिया, अब कह रहे हैं कि ये जिंक तो कहीं आए नहीं वैलेंस में, अब हम कैसे जानेंगे। तो देखो जिंक डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक का ये जो ग्रुप है वो ग्रुप 12 है ना, ग्रुप 12 है। तो 10 घटा दो 12 में से, घटाओ 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बस। क्लियर। तो बताओ जल्दी से कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2। इसका मतलब ये भी क्या है, sp, वेरी गुड। तो 180 का एंगल बन गया। जा रहे थे एग्जाम देने, अचानक से जिंक के नीचे वाला आ गया। अब देखो जिंक के नीचे कौन है, कैडमियम, कैडमियम के नीचे मरकरी। तो जब इसमें 2 हैं तो यहां भी तो 2 ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस में होंगे, तो यही सेम चीज यहां भी होगी। ये 180 का एंगल बनेगा। अच्छा बताओ 180 का एंगल बन कितना रहा है, 1 बन रहा है खाली। अब इसमें 2 सवाल हैं एग्जाम के, दोनों सवाल पे लाते हैं 3 ऑप्शन, ये कॉमन है, ये तीनों ऑप्शन कॉमन है एग्जाम में। कह रहे हैं इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें 180 डिग्री के 2 बॉन्ड एंगल बनेंगे, तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही होगा। अरे क्योंकि ये तीनों ऑप्शन में एक एक एंगल है, तो जो चौथा ऑप्शन है उनका वो ये है Hg2Cl2। लिखो तो यहां पे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, देखो Hg Cl और Cl। बच्चों बताओ ये वाला बॉन्ड एंगल इस Cl के साथ है और ये वाला बॉन्ड एंगल इस Cl के साथ, तो बताओ 180 का कितना बना है, यहां 2 बना है। एक मरकरी के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में, 2, गुड। ठीक, सवाल पीछे अभी आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं एग्जाम में, कि 4 ऑप्शन होते हैं। जैसे 4 लोग बैठे हैं, ऐसे 4 लोग बैठे हैं एक साथ, तो 4 ऑप्शन हो गए। तो एग्जामिनर कह रहा कि इसमें कौन है जो बाकी 3 के जैसा नहीं है। अरे नहीं समझ पा रहे हो, इसमें से कौन है चारों में से जो बाकी 3 के जैसा नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं, बाकी 3 के जैसा नहीं है। तो अब ये 3 ऑप्शन दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा ऑप्शन ये लिखा है। बोलो, कह रहे कौन है इन चारों में से जो 3 जैसे नहीं है। तो ये वाला नहीं है इनके जैसा, क्यों, क्योंकि देखो टिन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जब बॉन्ड बनाएंगे तो यहां एक लोन पेयर रहेगा। कुछ बोल दो बेटा। इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर sp2, और अगर एक लोन पेयर हो sp2 में तो वी शेप होता है, जिसको प्यार से हम लोग बेंट कहते हैं। क्लियर। और बेंट को क्या बोलते हैं, एंगुलर। वेरी गुड। तो आज सिर्फ एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, उसका नाम होगा sp। बस जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन खत्म वैसे आज क्लास खत्म। तो अब हम लोगों ने शुरू किया है sp हाइब्रिडाइजेशन ना। सारे सवाल आप जो है जितने हैं आप वो सब समझ लीजिए। अब चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए बता पाते हैं आप। लिखिए, एजाइड आयन इज आइसोस्ट्रक्चरल। एजाइड आयन is isostructural and isoelectronic with azide ion is isostructural and isoelectronic with।
तो देखिए इसमें दो टर्म आ रहे हैं, पहला तो एजाइड आयन आ रहा, वही नहीं हमको आ रहा, वो तो एक अलग बात है, वो तो पर्सनल मैटर है कि नहीं आ रहा है, उसको जाने देते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड दो टर्म है इसमें, एक आइसो स्ट्रक्चरल है और एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में किसी का गलत नहीं होता। लिखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सारे लोग बता लेते हैं जो फॉर्म भरते हैं, सब लोग। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचान लेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम आ गए। अब हमें पहचानना है आइसो स्ट्रक्चरल। तो कोई बता सकता है आइसो स्ट्रक्चरल का क्या मतलब, क्या सेम हो जाए तो आइसो स्ट्रक्चरल बोल दे। हाँ, तो ये देखो कुछ लोग वहां परिभाषा से उसका मतलब निकालते, जो नाम लिखा उसी से, ऐसे आइसो मीनिंग सेम, स्ट्रक्चरल मीनिंग स्ट्रक्चर, तो जिसका स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा वो आइसो स्ट्रक्चरल। तो ये गलत हो जाएगा, ये परिभाषा नहीं है। तो लिखो आइसो स्ट्रक्चरल के नीचे स्पीसीज हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन, स्पीसीज हैविंग सेम हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। तो बताओ पहले स्ट्रक्चर देखना है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन। नहीं पता चला कि sp हाइब्रिडाइजेशन में भी लीनियर होता है और sp3d में भी लीनियर होता है। अब तुम्हें नहीं पता तो दोनों क्या हो जाएंगे, आइसो स्ट्रक्चरल, तो गलत हो जाएगा। तो पहले क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, फिर क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर। चलो अब पहला ऑप्शन, बस 2 सवाल बचे हैं खाली आज। पहला ऑप्शन CO2, CO2, दूसरा ऑप्शन N2O, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ दीज, हाँ बोथ ऑफ दीज, अभी रुको, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। बोथ वगैरह देख लें तो पागल हो जाते बिल्कुल, कह रहे नहीं बस अब कंट्रोल नहीं होगा, अब डायरेक्ट ये आंसर है। तो भैया आंसर तो तब तुम्हें आएगा जब तुम्हें एजाइड आयन आता हो, क्योंकि उसके जैसा तो वो तो आना चाहिए ना हमें। तो पहले ये सीखो एजाइड आयन क्या है। बस 2 सवाल और बचे हैं। देखो सबसे पहले हम तुम्हें दिखाते हैं एजाइड आयन क्या है। देखो ये अकेला कंपाउंड है नाइट्रोजन का जो बेटा एसिडिक होता है। अकेला कंपाउंड, द ओनली कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक इन नेचर। नाम क्या है इसका, हाइड्रोजोइक एसिड। इसी से प्रोटॉन निकाल दो तो जो आयन सॉल्यूशन में मिलता है उसी को बोलते हैं एजाइड आयन। तो क्लियर हो गया आपका एजाइड आयन क्या है। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। रिएक्शन का नाम क्या है, कोई बता सकता है? वेरी गुड। ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन है जिसका रिएजेंट है ये हाइड्रोजोइक एसिड। स्मिथ रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, स्मिथ रिएक्शन है, एसिड में होती है, जाने दीजिए आप, अभी टेंशन न लीजिए। एजाइड आयन पे आइए। अब हमें ये आना चाहिए कि एजाइड आयन क्या है। तो देखिए कोई बात नहीं, एजाइड आयन जो है अभी आज के लिए एजाइड आयन आपके लिए ये है, डायरेक्ट बनाएंगे, आगे हम इसको सीखेंगे भी। ये है एजाइड आयन, ठीक। N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए हैं, बोलो। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो उसने दोनों ये कोऑर्डिनेट कर दिया है। तो इस तरह से बन गया है एजाइड आयन। बना लीजिए। अब हम गौर से देखेंगे, बताइए हाइब्रिडाइजेशन निकालते किसका है? सिग्मा बॉन्ड का। हाइब्रिडाइजेशन निकालते किसका है? सेंट्रल एलिमेंट का। तो सेंट्रल एलिमेंट को गौर से देखो, ये एरो है बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, क्लियर रहेगा ना। तो देखो एक सिग्मा यहाँ, कितने सिग्मा बने हैं? 2 सिग्मा। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp, शेप क्या रहेगा? लीनियर। तो हमें आइसो स्ट्रक्चरल बताने के लिए दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, तो लिख लिया। अब हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना है तो इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 7, 14, 21,
22, कुछ बोलो बेटा, 22 ना, तो इसमें 22 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखना है इसके जैसा कौन है। ठीक, बोलो ये क्लियर हो गया है। अभी ये हम बनाना सिखाएंगे कि इसने क्यों कोऑर्डिनेट किया है, वाई नॉट कोवेलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बना, बताएंगे आगे आपको। अभी वो टॉपिक नहीं चल रहा बेटे। ये देखो, अब अपना छोटू देखो, हाँ CO2, ये देखो बनाओ CO2, चेक करो, जल्दी बोलो यार। देखो इसमें 2 सिग्मा है, तो sp 180 पे है, तो लीनियर, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन गिनो, 8 दूना 16 और 6 22। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही जवाब है, लेकिन एक ऑप्शन और है, वो भी चेक करेंगे। उसका नाम क्या है? N2O, वेरी गुड। तो CO2 यहां से चेक हो गया। देखो ये CO2 है भैया, लिख लेना। अब हम N2O यहां दिखा रहे हैं, देखो N2O, बिल्कुल ऐसा ही तुम N2O भी बनाओ, रटो ना कुछ, ऐसे ही बना लो। N ट्रिपल बॉन्ड N और कोऑर्डिनेट कर दो O को, बन गया। यहां नेगेटिव चार्ज था, यहां नहीं है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, तो इसका ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया है। तो बताओ सेंट्रल एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन sp, इसको लाफिंग गैस बोलते हैं, मालूम है आपको? ठीक है, तो sp शेप के बारे में कुछ ख्याल आपका? लीनियर, 7 दूना 14 और 8 22। तो आंसर सही है आपका, बोथ ऑफ दीज। इसलिए बोला था कि बाकी लोग कॉपी ना करने लगे, थोड़ा लगाएं, माहौल थोड़ा बना दिया था। आपका सही था जवाब, बोथ ऑफ दीज। तो सर क्या कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो आइसो स्ट्रक्चरल पहचान लेंगे हम लोग, ठीक, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और है एग्जाम का हमारे पास, वो ले लेते हैं। एक रिएक्शन होती है बेंजीन में नाइट्रेशन, उसका इलेक्ट्रोफाइल होता है नाइट्रोनियम आयन ना, तो उसके बारे में बहुत सवाल आता है। ये भी लिख लेते हैं, रुको रुको, NO2+ ऐसे, ठीक। अब यहां से कुछ शुरुआत हो रही है, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हमें नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये तो हमने बना के आपको दिखा दिया था। अब यहां हमें कुछ नहीं मालूम, एकदम हम आपकी तरह हैं, ऐसे देख रहे हैं कि एग्जाम में आया है, इसका हाइब्रिडेशन बताना है, ठीक, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहां जो नाइट्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मालूम है हमको। एक इलेक्ट्रॉन इसका किसी के साथ जा चुका है, तभी तो प्लस आया। इसका मतलब अब 4 बचे हैं खाली, और एक ऑक्सीजन हमेशा 2 लेता है, अभी बताया था, तो 2 दूना 4 खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है और कोई लोन पेयर नहीं है। तो कुल मिला के नाइट्रोजन के पास 2 ही बॉन्ड पेयर हैं। अरे बोलो भैया, तो आंसर क्या हो गया? sp, लीनियर और 180। ये सवाल कई बार मेडिकल के एंट्रेंस में पूछा गया कि 4 नाइट्रोजन के कंपाउंड दिए होते हैं, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ होगा? हमेशा इसी में होगा, क्योंकि 2 एटम के बीच में इससे ज़्यादा एंगल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे लिखा हो NO2+, NO2-, NO2 ऐसे लिखा है, और आपसे कह रहे बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा, तो इसी का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल है। इसका नाम है बच्चों नाइट्रोनियम आयन। कौन सा आयन? नाइट्रोनियम आयन, ठीक। इसके आगे की कहानी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में।